हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक और स्पेशली मैकेनिक्स का टॉपिक है ये वेरिगनस थ्योरम, वेरिगनन प्रमेय। और बड़े आसान तरीके से हम वेरिगनन थ्योरम से रिलेटेड सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। और इसके बाद भी हम कुछ वीडियो और साथ में ऐड करेंगे, उसमें भी हम वेरिगनन थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में और आने वाले जो और अन्य वीडियो हैं वेरिगनन थ्योरम से रिलेटेड, उनमें आप मेरे साथ बने रहिए और सीखिए सबसे आसान तरीके से वेरिगनन थ्योरम क्या है, कैसे हम उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स कर सकते हैं, कैसे हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना डिले के हम आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। जी हाँ, हम इसी डायग्राम को यूज करने वाले हैं आज वेरिगनन थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रूफ करने के लिए। लेकिन हम उस प्रूफ पर आगे जाएं तो उसके पहले हमें जान तो लेना चाहिए ना कि वेरिगनन थ्योरम एक्चुअली है क्या चीज, हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या करना है। वेरिगनन थ्योरम जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एटसेट्रा आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से फोर्स से रिलेटेड ही वेरिगनन थ्योरम भी है। वेरिगनन थ्योरम क्या कहती है? मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्सेस लगे हैं, ठीक है। फोर्स को आप वेक्टर है, चूंकि फोर्स आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर फोर्सेस बहुत सारे लगे, एक ये फोर्स लग गया, दूसरा ये लग गया, तीसरा ये, इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस आपने अप्लाई किया है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स क्या क्या काम करता है ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन भी करवा सकता है, और अगर यहाँ किसी एक्सेस से कुछ डिस्टेंस पर आप फोर्स लगाएं तो यहाँ टॉर्क डेवलप होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण लगता है ना। बल आघूर्ण वाला वीडियो आप पूरा अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो रिवाइज कर लीजिए। मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपके सुविधा के लिए दे दूंगी। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए कि फोर्स की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि मोमेंट ऑफ फोर्स डेवलप करेगा कि नहीं। लेकिन फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क डेवलप कर सकता है, ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। यानी हम जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यानी यहाँ हमने अगर 3 फोर्सेस दिखाए हैं या इससे ज्यादा भी दिखा सकते हैं, तो ये सभी फोर्सेस किसी बॉडी में किसी गिवन पॉइंट के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ फोर्स डेवलप होगा जिसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए वेरिगनन थ्योरम कैसे और डिफाइन करें हम। तो जितने फोर्स लगे हैं, मान लीजिए हम भी कह रहे हैं फोर्स F1 है, ये हमारा फोर्स F2 है, ये हमारा फोर्स F3 है। इसी तरीके से अदर फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जितने फोर्स लगे हैं उन सबका रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल निकालें। यानी इन सबको अगर एक साथ हम मिला करके ऑब्जर्व करें तो सब मिल करके क्या इफेक्ट देंगे, हमें वो फोर्स निकालना है। तो फ्रेंड्स आप वो टेक्निक जानते होंगे, मैं शॉर्ट में यहाँ एक बार बता देती हूँ कि जितने फोर्स है, मान लीजिए पहले हमने F1 को सेलेक्ट किया, तो जो फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों निकालना है। मान लीजिए हमारा F1 फोर्स x के ही डायरेक्शन है, ये अगर x की डायरेक्शन है यानी हमारा F1 फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो इसका y कंपोनेंट 0 होगा। यानी F1 जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, ये एरो लगा दीजिए तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, अदरवाइज ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये F1 के x कंपोनेंट के बराबर ही है। अब इसी तरीके से जो F2 है, देखिए ये F2 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया उस सेम डायरेक्शन में। अब इसका 2 कंपोनेंट कीजिए, एक x कंपोनेंट आएगा इस फोर्स को और एक y कंपोनेंट आएगा, ठीक है।
कंपोनेंट निकालना आप जानते हैं, वो आपको इस एंगल के बेस पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी F2 cos थीटा करेंगे तो उसका Fx कंपोनेंट आ जाएगा, और F2 sin थीटा करेंगे तो उसका y कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। थीटा F2 की x डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल है, तो ये F2 का x कंपोनेंट हो गया, और ये हो गया F2 का y कंपोनेंट, ठीक है। यहां पर ये बाई मिस्टेक 1 लिख गया है, दिस इज 2, F2 है ना। इसी तरीके से हम F3 का भी x और y दोनों कंपोनेंट निकाल लेंगे। अब तीनों फोर्सेस के जो x x x कंपोनेंट है तीनों सेम डायरेक्शन में हो गए, यानी या ज्यादा है तो ज्यादा फोर्सेस के लिए भी x सारे सेम डायरेक्शन में, तो जो वैल्यू x कंपोनेंट की आ रही है वो सीधे सीधे ऐड होता चला जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, रिजल्टेंट x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम रिजल्टेंट y कंपोनेंट निकालेंगे तो F1y, यहाँ पे F1y 0 है क्योंकि F1 जो है x डायरेक्शन में ही है, इसलिए उसका कोई y कंपोनेंट नहीं निकलेगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। अगर ये निकालने में इतना शॉर्ट डिस्कशन के बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स कमेंट लिखिएगा, मैं x और y कंपोनेंट निकाल करके जो गिवन फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे उस पर अलग वीडियो आपको डिटेल में दे दूंगी। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं ये इतना शॉर्ट वीडियो से आपका रिविजन हो जाएगा, आप पहले से इसे जानते हैं। तो यहाँ रिजल्टेंट y कंपोनेंट क्या है, F1y प्लस F2y प्लस F3y, और फोर्सेज है तो वो भी साथ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ x और y के टर्म्स में रिजल्टेंट आया, तो अगर हमें नेट रिजल्टेंट चाहिए, f वैल्यू हमें चाहिए मैग्नीट्यूड उसका, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ गया। और इसी तरीके से अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो देखिए x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो ये Fx हो गई वैल्यू, ठीक है, और इधर बन गई Fy वैल्यू, और ये आपको कुछ रिजल्टेंट का यहाँ पे वैल्यू इस डायगोनल से निकल करके आएगी। तो ये अगर ये एंगल थीटा आप ले रहे हैं तो यहां से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी रिजल्टेंट वाला Fy अपॉन रिजल्टेंट वाला Fx, ये आपको डायरेक्शन दे देता है रिजल्टेंट फोर्स की, ठीक है। तो ये तो है कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और उसका आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ से, और यहाँ से आप निकाल लेंगे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, यानी tan थीटा इज इक्वल टू दिस Fy जो हमने रिजल्टेंट निकाला अपॉन दिस Fx, ठीक है। तो ये आपको ये थीटा क्या है, इसके फॉर्मूले में थीटा, ये आपको रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बता रही है। अब अगर पोजीशन निकालनी है फ्रेंड्स तो इसके आगे का स्टेप वेरिग्नन थ्योरम से, पोजीशन का मतलब क्या कि गिवन ऑब्जेक्ट में फोर्स किस जगह पर लग रहा है। मान लीजिए ये रॉड है ना, इस पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे लगेगा वो वेरिग्नन थ्योरम से हम डिसाइड करेंगे। यहां से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यहां से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन पोजीशन के लिए वेरिग्नन थ्योरम को हम यूज करते हैं, और वो जब हम वेरिग्नन थ्योरम की प्रॉब्लम करेंगे तो वहां और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए हमने क्या देख लिया कि जो फोर्सेस लगे ये उसका रिजल्टेंट हो गया। तो अब अगर हम इंडिविजुअल फोर्स ले रहे हैं, यानी F1 फोर्स उसका कुछ टॉर्क होगा, F2 फोर्स का कुछ टॉर्क होगा, F3 फोर्स का कुछ टॉर्क होगा, यानी बल आघूर्ण है ना। तो ये तो अलग अलग फोर्सेस के टॉर्क हम गिवन बॉडी में गिवन पॉइंट के अबाउट, ठीक है, एक दिए गए बिंदु के परितः इन दिए गए जो बलों का है बल आघूर्ण, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए यहाँ हमने जो फोर्स लिए हैं वो कोप्लेनर फोर्स लिए हैं, समतलीय बल हैं, यानी सारे फोर्सेस एक प्लेन पर लग रहे हैं, हमने ऐसे ही फोर्स लिए हैं, ठीक। और जिस पॉइंट के अबाउट हम इन गिवन फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं वो भी सेम प्लेन पर है, ठीक। सारे फोर्स एक प्लेन पर हैं, एक ही तल पर हैं, और जिस पॉइंट के अबाउट इन फोर्सेस का हम
मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकाल रहे हैं वो भी सेम प्लेन पर ही है, एक ही तल पर हैं वो सारे फोर्सेस भी, ठीक। इसके बाद जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, जो कि ये सारे फोर्स एक ही प्लेन पर है, तो उसी प्लेन पर ये रिजल्टेंट भी निकल करके आएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए, यानी जो सारे फोर्सेस हैं सेम प्लेन पर हैं, इन सारे फोर्सेस का अलग अलग, यानी F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट, मान लीजिए गिवन पॉइंट कुछ है D पॉइंट, अभी हम D पॉइंट लेंगे, तो D पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स F1 का निकालें, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण F2 का निकालें अबाउट दिस गिवन पॉइंट D, F3 का भी निकालें अबाउट दिस गिवन पॉइंट D, ठीक है। तो ये सारे मोमेंट ऑफ फोर्स तो आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। सारे फोर्स सेम तल पर हैं, सेम प्लेन पर, डी पॉइंट भी उसी प्लेन पर है, उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन पर है। अब इन अलग अलग फोर्सेस का जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला है अबाउट द गिवन पॉइंट डी ऑन द सेम प्लेन जिसमें कि हमारे फोर्सेस हैं, ठीक है। इन जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इन सब का हम अलजेब्रिक सम निकाल लें, बीजगणितीय योग निकालें। अगर हम इन सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम निकालते हैं तो अलजेब्रिक सम आप समझते हैं, प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके के आप लेते हैं, ठीक है। एक को आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को आप नेगेटिव करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ध्यान में रखते हुए जब हम इन गिवन फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल के उसका अलजेब्रिक सम ले लें, बीजगणितीय योग ले लें, और वो हमें किसके बराबर मिलता है, इस रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी परिणामी बल का बल आघूर्ण अबाउट द सेम पॉइंट डी। क्लियर हुआ, F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट डी, ठीक, प्लस F2 का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट डी, प्लस F3 का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट डी, और प्लस का मतलब अलजेब्रिक सम, प्लस और माइनस का ध्यान में रख के किसके बराबर होगा, वो होगा इस रिजल्टेंट फोर्स F का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट डी। और यही है आपका वेरिग्नन थ्योरम, ठीक है। अभी जो यहां हमने बात की यही है वेरिग्नन थ्योरम, और इसी चीज को हमने देखिए आपको लिख करके भी यहां दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, यानी फुल डेफिनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे मिल जाने वाली है। देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस, अभी हमने देखी यहाँ टू की बात की है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको टू फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं, फिर इसका हम जनरलाइज फॉर्म यानी बहुत सारे फोर्सेस के लिए भी हम वेरिग्नन थ्योरम को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस about a point is equal to the moment of resultant force about that point. Okay, clear हो गया। Now these coplanar forces may be concurrent, है ना, अभी कोप्लेनर बोला, कोप्लेनर का मतलब एक ही तल में, ठीक है। अब एक ही तल का मतलब हो सकता है ये सारे एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो, इस तरीके के फोर्स लग रहे हैं सारे। जो फोर्सेस एक पॉइंट पर मिलते हैं उन्हें हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर फोर्सेस कॉन्करेंट भी हो सकते हैं और कोप्लेनर फोर्सेस वो भी हो सकते हैं जो एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं, यानी समवर्ती जो नहीं है, कॉन्करेंट नहीं है। तो वो क्या होंगे, जैसे मान लीजिए किसी रॉड पर ये फोर्स लग रहा है, ये पैरेलल फोर्सेज है ना, ये पैरेलल है, कॉन्करेंट नहीं, समांतर हैं, लेकिन ये समतली हैं, कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर होना कंडीशन है वेरिग्नन थ्योरम को जहां हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल भी हो सकते हैं और ये कॉन्करेंट भी हो सकते हैं, और दोनों केसेस के लिए हम प्रूफ करेंगे वेरिग्नन थ्योरम अपने वीडियो में, ठीक है। और एक और जनरलाइज फॉर्म के लिए हमने भी यहाँ डेफिनेशन में भी बोला था कि अभी ये टू फोर्सेस को लेकर के वेरिग्नन थ्योरम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई दो फोर्सेस हैं, कोप्लेनर हैं, उनके मोमेंट ऑफ फोर्स का अलजेब्रिक सम अबाउट अ गिवन पॉइंट इज इक्वल टू दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है, परिणामी आ रहा है, उसका सेम पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, दोनों बराबर होते हैं। यही है वेरिग्नन थ्योरम, ठीक। और यहाँ जो टू की बात की है इसे हम जनरलाइज करके बहुत सारे फोर्सेस के लिए भी
शो करते हैं, प्रूफ करते हैं और अप्लाई भी करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। उसे हम यहाँ जनरलाइज फॉर्म के रूप में डिफाइन भी करेंगे। तो यहाँ देखिए किन किन केस, अभी हम टू की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमने टू कोप्लेनर फोर्सेस की से डिफाइन करके किया वेरिग्नन थ्योरम को, और इस वेरिग्नन थ्योरम को हम तीन तरीके से डिस्कस करेंगे कंप्लीट वीडियो में, आज के वीडियो में, और जो कंटिन्यूएशन में आने वाले वीडियो की सीरीज है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये किसके लिए होगा? टू कॉन्करेंट फोर्सेस हो सकते हैं, यानी वो फोर्सेस जो सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, ऐसे फोर्सेस हैं, वो कॉन्करेंट फोर्स हो सकते हैं, वो पैरेलल फोर्स हो सकते हैं। अच्छा, पैरेलल में तो ये भी हो सकता है एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, या फिर एक इस डायरेक्शन में और दूसरा भी इस डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में हो वो पैरेलल फोर्स, या अपोजिट डायरेक्शन में हो वो पैरेलल फोर्स। ठीक है, तो इस वजह से इस केस को हमने दो पार्ट्स में लेना होगा। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी समदिश समांतर बल, और टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस यानी विपरीत दिश समांतर बल। और इसी चीज को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे मैंने दे रखा है। किसी बिंदु के परितः दो समतलीय बलों के बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग, ठीक है, परिणामी बल के उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के बराबर होता है। यह समतलीय बल है ना, जो कोप्लेनर फोर्स है, वो समवर्ती यानी कॉन्करेंट या समांतर यानी पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, अतः यह प्रमेय यानी वेरिग्नन थ्योरम इन तीन कंडीशंस में हम डिस्कस करते हैं। दो समवर्ती बल हो सकते हैं, दो समदिश समांतर बल हो सकते हैं, और दो विपरीत दिश समांतर बल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस केस के लिए डिस्कस करेंगे, यानी दो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए हम प्रूव करेंगे वेरिग्नन थ्योरम। आप समझ के कि जब हम क्या क्या डिस्कस करेंगे अपने सीरीज में, यानी जो डेफिनेशन हम लोगों ने ये ली है वेरिग्नन थ्योरम के लिए, ये वाली डेफिनेशन हम एक तो जनरलाइज करके लास्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब टू फोर्सेस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं वेरिग्नन थ्योरम को, इसे हम टू फोर्सेस के लिए ना लिख करके नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए लिखेंगे और उसे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा गया? कोप्लेनर फोर्सेस के लिए है, तो हम पहले टू फोर्सेस का केस लेकर के कोप्लेनर फोर्स यानी आगे डिस्कशन हमारा फर्स्ट क्या आएगा? कोप्लेनर में टू कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। अब हम देखेंगे टू कॉन्करेंट फोर्स में क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, टू कॉन्करेंट फोर्स को डिस्कस करने के लिए हम इस डायग्राम को यूज करेंगे आज के डिस्कशन में। यहां देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये O पॉइंट है, और O पॉइंट से दो फोर्सेस, एक इस डायरेक्शन में चलने वाला आपका फोर्स है जिसे हमने कहा फोर्स P है, और दूसरा इस डायरेक्शन में चल रहा है फोर्स जो कि है फोर्स Q, है ना। तो ये O पॉइंट पर चूंकि मिल रहे हैं, यानी P और Q दोनों कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। ठीक, हमने क्या किया? सिंपल एक ये P फोर्स और एक ये Q फोर्स लिया। ठीक है, P एंड Q कॉन्करेंट फोर्स हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि किसी गिवन पॉइंट, है ना, जिस प्लेन पर ये समतलीय बल हैं, कोप्लेनर हैं, कॉन्करेंट हैं यानी समवर्ती, समतलीय बल जो है वो समवर्ती हो सकते हैं, यानी कोप्लेनर जो है कॉन्करेंट हो सकते हैं। ये एक प्लेन में भी है और एक पॉइंट पर भी मिल रहा है, इसलिए समतलीय और समवर्ती, कोप्लेनर और कॉन्करेंट है। ठीक है, अब इन दो फोर्सेस का जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, बल आघूर्ण टॉर्क आएगा अबाउट अ गिवन पॉइंट, उसका अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, उसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेम गिवन पॉइंट। ठीक, तो अब इस केस में भी इस दो कॉन्करेंट फोर्स, दो समवर्ती बल जो है समतलीय बल के रूप में, इसमें भी हम दो केस लेते हैं। पहला केस तो जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही डायग्राम हमारा है। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक पॉइंट डी लिया, डी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमने डी पॉइंट अपने आप से सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब डी पॉइंट के अबाउट हमें प्रूफ करना है कि P और Q का मोमेंट ऑफ फोर्स का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा?
P और Q का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट, और दोनों बराबर होंगे। तो अब देखिए आपने P और Q का रिजल्टेंट निकालने का एक और तरीका सीख रखा है, और वो आपका जो पैरेललोग्राम लॉ है, जो इसी चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, हम उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो अभी हमने एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करके अभी सीखा, वो थ्योरेटिकली हमें निकालना है, मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है, तो हम उस तरीके से कर सकते थे। दूसरा तरीका हम इसे भी यूज कर सकते हैं, यानी P से जो फोर्स गया, जो O से फोर्स लिया हमने, P फोर्स है, यानी OA से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को OB से रिप्रेजेंट किया। अब OA और OB को यूज करते हुए हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया हमारा, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इस समांतर चतुर्भुज का ये जो डायगोनल है, सेम डायगोनल जो कि O से ही पास हो रहा है, वो डायगोनल P और Q का रिजल्टेंट फोर्स देता है, परिणामी बल देता है। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसका भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। वैसे इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये R जो है P फोर्स और Q फोर्स का रिजल्टेंट है। ओके, तो यानी हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना होगा P का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, है ना, प्लस Q का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D इज इक्वल टू R का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो इस केस में वेरिग्मन थ्योरम प्रूव हो गई। और ये कौन सा केस है, ये इसमें हमने वो दो कोप्लेनर फोर्सेस लिए हैं जो कि कॉन्करेंट हैं, है ना, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। लेकिन यहां देखिए हमने जो पॉइंट D को सिलेक्ट किया, अब इस सेम केस में दो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स जो कि O पॉइंट पर देखिए मिल रहे हैं, इसको दो केस में स्टडी करेंगे। एक केस में ये पॉइंट D हम सेलेक्ट कर रहे हैं BOC, यानी इस परिणामी को लेते हुए ये जो एंगल बन रहा है इससे बाहर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरे केस में हम इसी पॉइंट D को इस BOC के अंदर, यहां कहीं मान लीजिए अगर यहां पे D पॉइंट आ जाएगा तब हम उसे प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम इसी को प्रूव कर लेते हैं, जबकि इस पॉइंट D को हमने बाहर सेलेक्ट किया। अभी आप समझ गए होंगे, हम यहाँ देखिए ड्रॉ करके भी आपको फिर से शॉर्ट में दिखा देते हैं। ये हमारा P फोर्स है, ये हमारा Q फोर्स है। ठीक है, अब इससे हमें पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट करना है। ये होगा P और Q का रिजल्टेंट R। ठीक, अब पैरेललोग्राम का ये इसके पैरेलल ये आर्म था, इसको इधर थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, इसको इधर बढ़ा करके हमने D पॉइंट को, इस आपने ये जो पॉइंट इसको B लिया था, ये C लिया था, और ये O पॉइंट था, BOC से बाहर कहीं D पॉइंट लेना है। ठीक है, अब D पॉइंट से इसको हम पूरा स्टडी करने वाले हैं आगे। ठीक है, D पॉइंट को BOC से बाहर लिया, ये वो वाला केस हमने यहाँ पे लिया है। अब हम यहाँ अगर हमें प्रूव करना है वेरिग्मन थ्योरम, तो हमें क्या करना है हमने डिस्कस किया। अब हम उसी स्टेप को फॉलो करके और प्रूव भी कर देते हैं। तो क्या स्टेप फॉलो करने थे, P का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D। ठीक, तो पिछले वीडियो में आपने डिस्कस किया, मान लीजिए कि आपको हमने ये एक फोर्स दिया, P ही ले लेते हैं, और ये D पॉइंट यहाँ पे आपने लिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जहां पे हमने डायग्राम बना करके, यानी ज्योमेट्रिकली जिसे हमने डिस्कस किया था, वो क्या था कि इसी एरो को जो कि P को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमें यहां से मिलाना होता है। ठीक है, मान लीजिए ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और ये अगर D पॉइंट है, तो अब यहां देखिए कि ADB ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल का 2 टाइम्स P का गिवन पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी टॉर्क होता है। क्लियर, P का D के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, इस ट्राइंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा P का D के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। बस इसी चीज को हम आज यहाँ प्रूव करने में यूज कर लेंगे और बड़े आसानी से प्रूव हो जाने वाला है।
तो हम कैसे करें यहाँ पे, अब देखिए आप P का, ये P है, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स इस D के अबाउट है ना, तो देखिए इसको D यहां से मिला दिया गया, ये है ना। जैसे ही आपने इसको मिलाया, ट्राइंगल क्या बना, ODA, है ना, ODA या OAD, आप कुछ भी कह सकते हैं इस ट्राइंगल को। तो ये जो OAD ट्राइंगल बन रहा है, इसका 2 टाइम्स P का आ जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, है ना। इसका 2 टाइम्स का क्या मतलब है, 2 इंटू किसका एरिया है, एरिया है OAD, ये हो गया P का मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और अगर हम OB जो Q फोर्स है उसका निकाले मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये OB है, इसको हमने D से ऐसे मिला रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आएगा, तो वो क्या बनेगा हमारा, उसका 2 टाइम्स 2 इंटू एरिया ऑफ किसका आना चाहिए, OBD, ओके। ये हो जाता है Q का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D, ठीक। अब D पॉइंट यहां है, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखता है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से P फोर्स भी इसी D से जिस डायरेक्शन में है, देखिए ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाने की टेंडेंसी रखेगा। तो जब दोनों फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, यानी दोनों सेम साइन के होंगे, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं तो दोनों सेम साइन के हो जाएंगे, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D दे देगा, यानी P और Q की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स आया, टॉर्क आया, उसका अलजेब्रिक सम इन दोनों को ऐड करने से आएगा। अब यहां हम एक कंडीशन यूज करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि हमें इसको किसके बराबर प्रूव करना है, उसे हमें प्रूव करना है इस R का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। अच्छा, R का अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट D पॉइंट, तो हमें देखिए अब सीधे से दिख रहा है, ये वाला एरिया है ट्राइंगल का, इसका 2 टाइम्स, यानी हमें इस सम को किसके बराबर प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 2 टाइम्स किसका एरिया, OCD, है ना, OCD के बराबर प्रूव करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OCD। अगर इस सम को हम इसके बराबर प्रूव कर देते हैं, यानी प्रूव हो गया कि जो P और Q का मोमेंट ऑफ फोर्स का अलजेब्रिक सम है वो रिजल्टेंट R के मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। बाकी कंडीशंस लगेंगी, कोप्लेनर हैं, P और Q कोप्लेनर हैं, R भी उसी प्लेन पर है, पॉइंट D भी सेम प्लेन पर हमने सेलेक्ट किया। अब इस सम को इसके बराबर प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा स्टेप लेना है, और वो स्टेप हम क्या लेंगे, देखिए OAD जो ट्राइंगल था, ये यहां पर ये OAD, ठीक, ये ट्राइंगल अगर इसका एरिया आप निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अगर इसी चीज को यूज करें तो OAD अगर निकालना है तो उसका बेस होगा OA, है ना, OAD का जो बेस होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस है OA इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, ये और ये पैरेलल है, उसी पे हमने D पॉइंट सेलेक्ट किया, ये कंडीशन हमने यहाँ पे यूज किया है इसको प्रूव करते समय, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों लाइन यानी BC, ये BC और OA के बीच का डिस्टेंस होगा, मान लीजिए उसे हम H कह देते हैं ना, तो इंटू H लिखना पड़ेगा, तो OAD का एरिया आया। अब दूसरा देखिए जरा, OAD की जगह BOC को देखिए जरा, हम इधर से देखें, ये BOC, इसका अगर एरिया आपको निकालने को कहें तो आप लिखेंगे क्या, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या होगा, BC, BOC का बेस होगा BC, है ना, तो क्या बनेगा, 1/2 इंटू BC इंटू हाइट। हाइट क्या है, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर से वो किसके बराबर होगी, वही सेम H के बराबर आएगी, H। तो अब दूसरी चीज देखिए, OA और BC वो पैरेललोग्राम के दो अपोजिट वाले साइड्स हैं, यानी BC की वैल्यू और OA की वैल्यू सेम होगी,
है ना। तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यू पूरी इस वैल्यू के बराबर होगी, यानी जो दो एरिया हमने निकाले OBD, जो हमने दो एरिया लिए यहां पे OAD, है ना, और दूसरा क्या लिया BCO या OBC, दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर ही हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है ना। इसका एरिया जितना है वही इसका एरिया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका बेस OA है तो BOC का बेस है BC, दोनों बराबर हैं। अब अगर OAD की हाइट निकालें तो यही वाली डिस्टेंस होगी, हाइट यानी ऊंचाई, है ना, और उतनी ही हाइट होगी। अगर OBC की हाइट निकालें तो उसकी भी हाइट उतनी है। तो दोनों का एरिया जब बराबर होगा, यहाँ पे OAD की जगह हम लिख सकते हैं OBC। चलिए हम इसी को रब करके लिख लेते हैं। अभी हम आपको पूरा देने वाले हैं, इसका रिटर्न प्रूफ हम दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, लेकिन डायग्राम को यूज करते हुए आपको एक बार पहले समझा देते हैं। तो OAD की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया यानी OBC। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप OBC में ऐड करते हैं OBD, तो ये OBC है और ये है OBD, है ना। इन दोनों को मिला दीजिए तो कौन सा एरिया बन गया मिलकर के, OCD। ओके, और OCD का 2 टाइम्स क्या बनता था, इस R का मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। ये बनता है आपका R का मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी जो हमें प्रूफ करना था कि P और Q का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, उन दोनों का अलजेब्रिक सम हमने किसके बराबर प्रूफ कर लिया, R के मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर प्रूफ कर लिया। पर यहां ध्यान दीजिएगा कि हमने जो D पॉइंट सेलेक्ट किया है वो कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि सेम प्लेन पे है जिसमें P और Q लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एक स्पेसिफिक केस लिया, इसी लाइन पर हमने D को लेकर के प्रूफ किया है एक स्पेसिफिक कंडीशन। लेकिन जब हम जनरलाइज्ड प्रूफ करेंगे, इसका जो सामान्यीकृत रूप होगा, यानी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे एक पॉइंट पर, उस केस पर हम एक जनरल पॉइंट आउटसाइड लेंगे और उसके अबाउट हम प्रूफ करेंगे। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सेम प्लेन पर कोई भी पॉइंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए वेरिग्नन थ्योरम होल्ड करेगा, ठीक है। तो अभी आपने जो देखा, इसका हम आपको रिटर्न दे देते हैं मटेरियल, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। केस 1 हमने लिया था, पॉइंट D इज आउटसाइड BOC, है ना। अभी आपने देखा था BOC एंगल से बाहर की तरफ था, P का मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोगों ने ये निकाला था, और OAD OBC के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों के सेम हाइट और सेम बेस हैं, इस वजह से। अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, Q का मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था, तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी, ठीक है। दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों सीधे सीधे ऐड होगा कि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज थे, सीधे ऐड हो जाएंगे। इसको जैसे ही हम ऐड करते हैं हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स R अबाउट D, है ना। जो रिजल्टेंट फोर्स R है उसका D के अबाउट ही टॉर्क मिल जाता है, और यही है आपका वेरिग्नन थ्योरम। यानी दो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए हमने वेरिग्नन थ्योरम प्रूव किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ D पॉइंट को हमने एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लिया हुआ है, ठीक है। वो कोई भी जनरल पॉइंट अभी लेकर हमने यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन हम आगे के वीडियो में जहां पे हम जनरलाइज्ड फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं वेरिग्नन थ्योरम का, वहां पे हम उस फॉर्म में भी उसको प्रूव करेंगे। यानी D पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं, वो सेम प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा केस ले लेते हैं जरा सा, जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि D पॉइंट को हम BOC से आउटसाइड ना लेकर के हम BOC के बीच में अगर D पॉइंट ले लेते तो क्या होगा, तो क्या वेरिग्नन थ्योरम प्रूव होगा? जी हाँ, बिल्कुल सेम स्टेप में प्रूव होगा। बस हमें करना क्या है, P का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D निकालना है। तो अब ये वाला ट्राइंगल हमें लेना है जिसका 2 टाइम्स एरिया करेंगे,
तो P का मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ODA, ठीक है, 2 टाइम्स ODA, 2 इंटू एरिया ऑफ OAD या ODA, ठीक है, ये इस P का मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। अब Q का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट D निकालना है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ OBD, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये आपको Q का मोमेंट ऑफ फोर्स दे रहा है 2 इंटू एरिया ऑफ OBD, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है और हमें क्या प्रूफ करना है, ये R का मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा, किसके अबाउट, D के अबाउट। तो D के अबाउट का मतलब क्या है, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस एरिया। इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ OCD। इसका अल्जेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला सम, ये होना चाहिए 2 टाइम्स द एरिया ऑफ OCD, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहां पर भी यूज करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले वाले अभी जो प्रूफ किया उसमें यूज किया था। तो वहां हमने क्या लिया था, वहां हमने कहा था कि जो OAD एरिया है वो BOC या OBC एरिया के बराबर है। OAD एरिया है ना, किसके बराबर है, वो बराबर है OBC एरिया। और इसको कैसे प्रूव किया था, गिवन ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर OAD का निकालें तो OAD के लिए 1/2 बेस क्या होगा, OA, और हाइट क्या होगी, BC और OA के बीच की डिस्टेंस, है ना। और अगर हम OBC का निकालते हैं तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा BC। अब BC देखिए OA के बराबर है ना, BC OA के बराबर है। और इसी ट्राइंगल OBC का अगर हाइट देखें तो हाइट भी क्या आएगी, BC और OA के बीच की डिस्टेंस, यानी OBC का बेस और OAD का बेस भी बराबर और दोनों की हाइट भी बराबर। इसका मतलब क्या है, जहां पे OAD लिखा है उसकी जगह हम OBC ट्राइंगल लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर OAD है, OAD को हम OBC लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस OAD को जैसे पहले किया था, इसको हम OBC लिख दें, OBC। अब यहां देखिए पहले वाले केस से यहां डिफरेंस क्या हुआ, पहले वाले केस में हमने D पॉइंट यहां लिया था, तो ये पॉइंट भी एंटी क्लॉकवाइज था, ये फोर्स, और ये फोर्स भी था एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे, इसलिए सीधे सीधे ऐड हो गया था, ना कोई एक प्लस और एक माइनस की कंडीशन ही वहां नहीं आई, है ना। यहां देखिए D पॉइंट यहां है, अब इसके लिए ये फोर्स इसको किधर घुमाएगा, ऐसे, यानी कि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, Q फोर्स क्लॉकवाइज, है ना, Q फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगा, और क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन, ठीक, यानी जो Q फोर्स का OBD आया है ये माइनस साइन के साथ होगा, यहां पे एक माइनस साइन आएगा, जिसकी वैसे जो प्लस हो रहा है, दोनों प्लस की जगह यहां पे माइनस लग जाएगा, ये प्लस होने के बजाय माइनस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, मतलब दिस वैल्यू प्लस ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू। तो जैसे ही यहां पे प्लस के बाद ये ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो ऑटोमेटिक यहां पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी OBC 2 टाइम्स OBC माइनस OBD बन जाएगा। क्लियर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ OBC माइनस एरिया ऑफ OBD, ये बन जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है। अब यहां देखिए OBC यानी OBC में से OBD को माइनस करना है, OBD इतना निकाल दीजिए, तो ये बीच वाला पार्ट बचेगा आपके पास, है ना, यानी बचा क्या माइनस करने के बाद आपके पास बचता है OCD, 2 टाइम्स OCD, और 2 टाइम्स OCD क्या था, 2 टाइम्स OCD था इस R का D के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, और यही तो वेरिग्नन थ्योरम था जो हमें प्रूफ करना था। बस इसका भी मैंने पूरा रिटर्न आपको दिया हुआ है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया।
पॉइंट डी कहाँ था, इनसाइड था बीओसी, बीओसी के बीच में हम लोगों ने लिया, अभी आपको हमने डायग्राम दिखाया था, देखिए यहाँ पे ये है ना, ये हम लोग लिया था, यहाँ पे बीओसी के बीच में आपको डी पॉइंट मिल रहा है। इसे क्लीन कर दे, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है फ्रेंड्स तो बना लीजिए, वैसे स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया है और आपने बना लिया होगा इसको, फिर भी मैं आपके सहूलियत के लिए क्लीन कर देती हूँ कि कॉपी में जरूर बना करके रखिए, जिससे जितना डिस्कशन है आपके सामने लगातार डायग्राम बना रहता है ना, आपको डायग्राम के लिए बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये है आपके सामने। अब इसमें पॉइंट डी आपने सेलेक्ट कर लिया है, बिटवीन बी ओ सी मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ पी आप निकालते हैं अबाउट द गिवन पॉइंट डी, तो 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ओ ए डी आता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। फिर क्यू का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट डी लेते हैं, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा। अब अगर इन दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स का अलजेब्रिक सम लेते हैं, बीजगणितीय योग, तो ये प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में आप लेंगे, है ना। तो हमें क्या कर, एक्चुअली हमने यहाँ क्या किया है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए डी प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी डी, लेकिन ये मोमेंट ऑफ फोर्स माइनस में है। अब अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बना देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे से माइनस लिख दिया है एक स्टेप पहले ही, ओके। अब हमने यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ओ ए डी को बीओसी के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम बेस सेम हाइट के थे, ठीक है। अब बीओसी से बीओडी को जैसे हमने माइनस किया था, हमें क्या मिला था, ओसीडी मिला था, और 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओसीडी क्या होता है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर अबाउट डी, ओके। ये चीज हमने आपको पहले ही प्रूफ करके बता दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आज के वीडियो में 2 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस के लिए प्रूफ किया है वेरिग्नन थ्योरम, ठीक है। वेरिग्नन थ्योरम क्या थी 2 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस के लिए? वेरिग्नन थ्योरम आपकी कहती है कि जो आप निकाल रहे हैं अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ 2 कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट is equal to moment of resultant force about that point, जिसे हम लोगों ने प्रूव किया। बस हमने बता दिया आपको, यहां हमने 2 फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस के लिए जो प्रूव किया वेरिग्नन थ्योरम, उसमें डी पॉइंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ही हमने रख करके प्रूव किया, यानी ओ ए के पैरेलल जो हम ले रहे थे, ओ ए के पैरेलल जब जो हम ये BC लेते हैं, इसी BC के लाइन में हमने D लिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगली वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में, वहां हम एक जनरलाइज फॉर्म जब वेरिग्नन थ्योरम का प्रूफ करेंगे, यानी 2 से ज्यादा फोर्सेस के लिए जब हम आगे प्रूफ करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि हम डी पॉइंट जो सेलेक्ट करें जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स लिया, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमें स्पेसिफिक जगह पर ही लेना है, बस सेम प्लेन पर लेते हैं जिसमें इन कोप्लेनर फोर्सेस को हमने ले रखा है। तो फ्रेंड्स ये तो आज का हमारा डिस्कशन था, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में देखा है। एक और चीज आपको हम यहाँ बता दें कि जनरलाइज फॉर्म में जब हम लेंगे आगे, तो उसी को हम 2 फोर्सेस की जगह ज्यादा फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, यानी उस पे भी हमारा वेरिग्नन थ्योरम इक्वली होल्ड करता है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो उसका सामान्यीकृत रूप हो जाएगा। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम पैरेलल फोर्सेस को पहले कंसीडर करने वाले हैं। पैरेलल फोर्सेस से जब हम आगे चलेंगे तब हम उसके जनरलाइज फॉर्म पर आएंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड जो और प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स उसको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए, यानी नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं, यानी पैरेलल फोर्सेस के लिए हम वेरिग्नन थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे, वो हम आगे के वीडियो में लेने वाले हैं। तो उसके लिए आगे का वीडियो देखते रहिए। आज के इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।